और आइए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे खबरों की शुरुआत। बिहार के दरभंगा में पश्चिमी तटबंध टूटने के बाद आई बाढ़ ने हाहाकार मचाया है। चारों ओर पानी भरने से एक शख्स खजूर के पेड़ पर फंस गया। शख्स के घर वाले पानी के बीच फंसने से काफी ज्यादा परेशान दिखे। ये शख्स करीब 10 घंटे तक पेड़ पर चढ़ा रहा। इसको बचाने के लिए गांव के 2 लोग भी गए, लेकिन चारों ओर पानी का प्रकोप देखते हुए शख्स की हिम्मत पेड़ से उतरने की नहीं हुई। बाद में एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, तब जाकर शख्स को पेड़ से नीचे उतारा गया। दरभंगा के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। सैकड़ों लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। नावों की कमी की वजह से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने में मुश्किल हो रही है। उत्तराखंड और नेपाल में हो रही भारी बारिश से यूपी में बाढ़ का संकट गहरा गया है। कई नदियां उफान पर हैं, जिससे 500 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से कई लोगों के मारे जाने की खबर है और सैकड़ों लोग लापता हैं। बहराइच के मेहपुरवा इलाके में 6000 से ज्यादा लोग बाढ़ के बीच फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और पीएसी की टीमें लगी हुई हैं। बाढ़ से कई लोगों के मारे जाने की खबर है और सैकड़ों लोग लापता हैं। बहराइच के मेहपुरवा इलाके में 6000 से ज्यादा लोग बाढ़ के बीच फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और पीएसी की टीमें लगी हुई हैं। फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भी भेजे गए हैं। बहराइच में बाढ़ से भारी तबाही मची है। बाढ़ से अब तक 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और सैकड़ों लोग लापता हैं। जिले के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के कहर से लोगों में दहशत है। नेपाल में हो रही भारी बारिश ने भी यूपी में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मोहना नदी और करनाली नदी के उफान से यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ के पानी से रास्ते और सड़कों पर सैलाब आ गया है, जिससे आवाजाही मुश्किल हो गई है। बाढ़ के पानी से लखीमपुर खीरी के निघासन और धौरहरा तहसील के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। सैकड़ों लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर चुके हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी का कहर यूपी के बलरामपुर में भी देखने को मिल रहा है। जिले के करीब 150 गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। राप्ती नदी खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मेरठ में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। गंगा नदी में आई बाढ़ की चपेट में हस्तिनापुर के कई इलाके आ गए। सड़कें गलियां समंदर सी नजर आने लगी। बाढ़ में हजारों एकड़ फसलें भी तबाह हो गई हैं। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश का असर मुजफ्फरनगर में देखने को मिल रहा है। यहां सोनाली नदी में उफान आने से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही मुश्किल हो गई है। मुजफ्फरनगर में बाढ़ से दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। घर, स्कूल, खेत खलिहान, हर तरफ बाढ़ का सैलाब और सन्नाटा पसरा हुआ है। यूपी के श्रावस्ती में भी बाढ़ कहर बरपा रही है। इकौना तहसील के सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों के लिए पलायन कर रहे हैं। सीतापुर में भी लोग बाढ़ से बेहाल हैं। घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बड़े इलाकों में किसानों की फसल सैलाब में समा गई। बिजनौर के कई इलाकों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई गांवों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दर्जनों लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर चुके हैं। गंभीर हालात होने के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यूपी के गोंडा जिले में भी बाढ़ से भारी तबाही देखी जा रही है। बनबसा बैराज से करीब 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जिले के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांवों के लोग सुरक्षित जगहों पर निकल गए हैं। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। नदी के उफान की वजह से आई बाढ़ कई इलाकों को जलमग्न कर चुकी है। उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की तादाद 56 तक पहुंच गई है। पिछले 3 दिनों में 18 की मौतें हुई हैं। गढ़वाल मंडल में बारिश ने ज्यादा कहर बरपाया है। हालात से निपटने के लिए सरकार के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। हरिद्वार के श्यामपुर इलाके में देखते ही देखते एक मकान गंगा की उफनती लहरों में समा गया। गंगा के उफान से लोगों में दहशत है। गंगा के उफान की वजह से हरिद्वार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सारे खेत खलिहान तबाह हो चुके हैं। गंगा का पानी गांवों में घुस गया है। सड़कें पानी में डूब गई हैं। लोग घुटनों तक पानी में सफर करने को मजबूर हैं। हरिद्वार के कई इलाकों में बाढ़ आने से लोग दहशत में हैं। गंगा के उफान की वजह से कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर चुका है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। उत्तरकाशी में भारी बारिश से लगातार भूस्खलन हो रहा है। भारी भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। हाईवे बंद होने की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में आई आपदा के पीड़ितों को ऋषिकेश के वेद निकेतन में रखा गया। आपदा पीड़ितों को राहत कैंप में तो रख दिया गया, लेकिन उनके खाने पीने के लिए ठीक से इंतजाम नहीं किया जा रहा।
उत्तराखंड में कुदरत के कहर के बाद तबाही देखने पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में सीएम हरीश रावत से मुलाकात की। उन्होंने केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। बिहार में भी सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सुपौल, सहरसा और मधुबनी समेत कई जिलों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। असम में भी कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। बारपेटा जिले में एक स्कूल चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिर गया। स्कूल में छात्र छात्राएं, टीचर और अभिभावक फंस गए। हालांकि बाद में सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ का पानी घुस गया। नेशनल पार्क के कई हिस्सों में पानी घुसने से जानवर सहमे हुए हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है, जिसमें नॉर्थ लखीमपुर, नगांव और जोरहाट समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जगह लोग घर छोड़कर पलायन को मजबूर हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड के चलते 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे में दबे एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। बारिश के चलते बीएसएनएल कॉलोनी की एक दीवार टूटकर किनारे बने घरों पर जा गिरी थी। बीएसएनएल ये ऊपर में हम पहले से भी कंप्लेंट दिया था वॉल बनाने के लिए। इनिशिएटिव नहीं लिया। इतना दिन से हम 3-4 महीना 5-6 महीना से हम गए ऑफिस में गए, इधर में नाला बना दो, जो बना दो ना। आप लोग का वॉल बनाने वाला भी बहुत कोरोना हो गया। आप लोग को देख के बना दो, बोले कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया। ईटानगर में हुए लैंडस्लाइड के बाद जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 11 साल का एक बच्चा मलबे में दब गया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद मलबे में दबे बच्चे को सकुशल बाहर निकाला। गाजियाबाद में मासूम बच्चे को लोहे की रॉड से पीटने वाली टीचर ज्योत्सना को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा और आनन फानन में टीचर के खिलाफ कार्रवाई की गई। मासूम बच्चे की पिटाई से नाराज इलाके के लोगों ने विजयनगर थाने के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल जिस स्कूल का ये मामला है वो सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के पार्षद का है। लिहाजा मामला बेहद गंभीर होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई से बच गई। गिरफ्तार टीचर ज्योत्सना ने अपनी गलती मानी है। टीचर ने कहा कि उसने जो किया उस पर उसे पछतावा है। दरअसल महिला टीचर ने एलकेजी में पढ़ने वाले एक मासूम की लोहे की रॉड से बेरहमी से पिटाई कर दी थी। पिटाई से मासूम की पीठ पर लाल रंग के गहरे निशान पड़ गए। पिटाई से सहमे बच्चे ने बताया कि मैडम ने उसे लोहे की रॉड से मारा। मैंने पढ़ा नहीं था। कैसे मारा है? लोहे के डंडे से। बच्चे की मां ने बताया कि स्कूल में बच्चे को कई बार मारा गया। उसे लंच तक करने से भी रोक दिया गया। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उसे मारा बहुत ज्यादा। उसके बाद पनिशमेंट दे दी और लंच में भी लंच नहीं करने दिया उसे लंच पीरियड में। उसके बाद फिर मारा गया 1 घंटे तक। 6 साल के मासूम का कसूर इतना था कि उसने टीचर के कहे मुताबिक ड्राइंग नहीं बनाई थी। स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी टीचर को सस्पेंड कर दिया है। एमपी के निबाड़ इलाके से ऐसा खौफनाक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप कांप उठेंगे। जहां देश एक और जन्माष्टमी की तैयारियों में लगा था, वहीं एक जल्लाद एक बच्चे के साथ हैवानियत कर रहा था। ये जल्लाद नन्ही सी जान को हथेली पर रखकर देखिए कितनी तेजी से घुमा रहा है। मासूम चीख रही है लेकिन यह हैवान ठुमके लगा रहा है। हैरानी की बात यह कि पास बैठे लोग भी तालियां बजा रहे हैं। अगर गलती से बच्ची हाथ से छूट गई तो उसकी मौत तय है। साड़ी पहने इस जल्लाद का दावा है कि उसके सिर पर देवी का हाथ है और वो अगर इस बच्ची पर हाथ रख देगा तो इसे आशीर्वाद मिल जाएगा। यहाँ नवजात बच्चियों के साथ ऐसा ही किया जाता है। अगर बच्ची जिंदा बच जाती है तो उसे माता का आशीर्वाद मानकर पाला जाता है। वहीं अगर किसी बच्ची की इस हैवानियत के दौरान मौत हो जाती है तो यह मान लिया जाता है कि बच्ची माता की शरण में पहुंच गई। सहारनपुर में हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी की जांच कमेटी ने बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के लिए सहारनपुर के सांसद राघव लखनपाल जिम्मेदार हैं। समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर हिंसा की जांच के लिए मंत्री शिवपाल यादव की अगुवाई में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट में बीजेपी सांसद के अलावा स्थानीय प्रशासन को भी हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। सहारनपुर हिंसा की जांच रिपोर्ट तैयार करने वाले यूपी के मंत्री शिवपाल यादव ने जोर देकर कहा कि बीजेपी सांसद राघव लखनपाल और एक बीजेपी पार्षद हिंसा भड़काने के दोषी हैं। भाजपा पार्षद भी थे और 11 बजे के बाद वहां का जो मौजूदा सांसद उन्होंने भी घूम करके दुकानें जलवाई। सहारनपुर हिंसा पर आई समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट एक राजनीतिक दल का है और इसे उन्होंने अभी देखा भी नहीं है।
सहारनपुर दंगे पर समाजवादी पार्टी की कमेटी जो बनी थी रिपोर्ट दी है, उसमें बीजेपी के सांसद का भी नाम है। देखिए, उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी की कमेटी की रिपोर्ट है, इसलिए उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैंने रिपोर्ट को देखा। सहारनपुर हिंसा पर समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट को बीजेपी ने खारिज किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिनकी वजह से यूपी में दंगे हुए, आज वही जज बनकर रिपोर्ट दे रहे हैं। जिन लोगों ने दंगा भड़काया, जिनके कारण से उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, आज वो जज बन के फिर रहे हैं और वो अपना रिपोर्ट खुद सबमिट कर रहे हैं। इस रिपोर्ट का क्या औचित्य है, ये तो हमारे समझ से बाहर है। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने सहारनपुर हिंसा पर आई जांच रिपोर्ट को सही करार दिया है और कहा कि सांसद राघव लखनपाल के साथ साथ बीजेपी की भी हिंसा में भूमिका रही है। ऐसा नहीं, वहां के एमपी का भी रोल आया है उसमें, तो ऐसा कैसे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि वो बिल्कुल दूध के धुए हुए हैं, उनका पूरा हाथ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि यूपी में सांप्रदायिक हिंसा के लिए सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक दंगे या तनावबाजी पैदा हो रहा है समय समय पर, या आए दिन हो रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की मिली भगत के तहत हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी ने कहा कि सहारनपुर हिंसा के लिए चाहे जो भी नेता जिम्मेदार हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो किसी पार्टी का नेता है, प्रशासन का आदमी है, अधिकारी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में चुनावी सभा में एक बार फिर से नीतीश लालू साथ आए और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि जहरीले प्रचार से मोदी जीते हैं और उनकी काट के लिए लालू और नीतीश दवा की तरह है। जहरीला प्रचार किया गया समाज को तोड़ने का, जहर को खत्म करने के लिए, उसके जहर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने गठबंधन किया है, एक दवा का इजाद किया है। छपरा की रैली में नीतीश कुमार ने आरएसएस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरएसएस को र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी करार दिया। हम सब लोग एकजुट हुए हैं, वो अफवाह मास्टर लोग, वो कोई साधारण लोग नहीं है, र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी के सदस्य हैं इस सब। नीतीश कुमार ने कहा कि टीवी पर लगातार प्रचार के चलते बच्चे बच्चे की जुबान पर अब की बार मोदी सरकार चढ़ गया था, इसीलिए हम लोगों का वोट भी बीजेपी को मिल गया। टेलीविजन पर इतना न प्रचार हुआ कि बच्चा बच्चा कहने लगा अब की बार मोदी सरकार। वोट हम लोगों का था, या लालू जी का था, या कांग्रेस का था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भगवा पगड़ी पहनकर लाल किले से भाषण देकर पीएम ने देश का अपमान किया है। हरियाणा में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस छोड़ बीएसपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मौजूदगी में अरविंद ने बीएसपी की सदस्यता ली। कांग्रेस और बीएसपी में आते मायावती ने अरविंद शर्मा को हरियाणा में पार्टी का मुख्यमंत्री प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। मायावती ने ऐलान किया कि हरियाणा में पार्टी सत्ता में आई तो अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री होंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने हरियाणा की राजनीति में नेताओं के दल बदलने पर कहा कि चाहे कोई नेता किसी भी पार्टी में चला जाए, लेकिन वो जब तक जनता से नहीं जुड़ेगा उसे लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। किसी के किसी दूसरी पार्टी में जाने से एतराज नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम जनता से नहीं जुड़ेंगे, उनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, वो क्या चाहते हैं वो नहीं करेंगे, तो हम जितना भी बोले लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टिकट चाहने वालों का इंटरव्यू कांग्रेस ने लिया। मुंबई में हुए इंटरव्यू में काफी संख्या में दावेदार पहुंचे। इंटरव्यू में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, अशोक चौहान, सुशील कुमार शिंदे मौजूद रहे। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के लिए दावेदारों का इंटरव्यू लेने का फैसला किया है। इंटरव्यू 19 और 20 अगस्त को भी चलेगा। इंटरव्यू के जरिए दावेदारों की स्क्रीनिंग की जाएगी और फिर आखिर में प्रत्याशियों का फैसला होगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्लीन चिट दिए जाने से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता नाखुश बताए जा रहे हैं। नेताओं का मानना है कि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में सच छिपाने की कोशिश की गई है। नाराज नेताओं का कहना है कि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि कांग्रेस की हार का कोई जिम्मेदार ही नहीं है। ऐसे नेताओं का ये भी मानना है कि मीडिया पर दोष देने से क्या होगा जब पार्टी के अंदर ही गड़बड़ियां हैं। लगातार चौथी बार बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाए जाने से फग्गन सिंह कुलस्ते नाराज हो गए। वो पार्टी में बड़ी भूमिका चाहते थे। नाराज कुलस्ते ने यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी सीएम से
पीएम बन गए, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आलाकमान से कहा था कि उन्हें पार्टी में महासचिव बनाया जाए, लेकिन अमित शाह ने उन्हें तवज्जो ही नहीं दी। मैंने पार्टी को साफ कहा है, अगर मुझे कहीं एडजस्ट कर सकते हैं तो मैंने पार्टी को सुझाव दिया। मैंने जनरल सेक्रेटरी के लिए कहा था कि आप महामंत्री बना सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में आरएसएस के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही संघ के कार्यक्रम में जाते रहे हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला बोला है। आजम ने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था को संभालना अखिलेश यादव के वश का नहीं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की वापसी को सिरे से खारिज कर दिया। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने ये कहा कि अमर सिंह को पार्टी में फिर से लिए जाने की कोई संभावना नहीं है। सेक्स स्कैंडल में फंसे अपने बेटे का बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बचाव किया। उन्होंने कहा कि पार्क में गर्लफ्रेंड के साथ जाने पर सवाल नहीं उठता, तो उनके बेटे के गर्लफ्रेंड के साथ होटल में जाने पर बवाल किया। इको पार्क में तो बहुत से लड़के लड़कियां बैठते हैं, क्यों नहीं उसकी चिंता होती है? उस प्रकार से मान लीजिए मेरा बेटा कहीं गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूम रहा होगा, इसका क्या मतलब हुआ? आपके बेटे का गर्लफ्रेंड नहीं हो सकता है, तो कह रहे हैं। मेरठ पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने वाले शख्स को कोर्ट में पेश किया। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बीती रात जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई। भारतीय जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी पोस्ट को निशाना बनाकर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। लखनऊ में सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने आजम खान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी के अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही यूपीएससी ने परीक्षार्थियों से कहा है कि दूसरे पेपर के इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के सवाल के जवाब नहीं दें। यूपीएससी के परीक्षार्थियों ने मोर्चा खोला था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 22.5 नंबर के इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के हिस्से को मेरिट में नहीं जोड़ने का ऐलान किया था। फैजाबाद में बेखौफ बदमाशों की खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उसकी पहले तस्वीरें देखिए। दिल्ली के बुद्ध विहार में एक घर गिरने से एक महिला और 2 बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। फैजाबाद में बेखौफ बदमाशों ने एक लड़की को अगवा करके उसके साथ रेप किया और उसे बाराबंकी में मरा समझकर फेंक गए। यूपी के हाथरस में एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। लखनऊ में एक मोबाइल कारोबारी को 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। नोएडा में टिम्बर में काम करने वाले एक हेल्पर की उसके साथियों ने हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी। अजमेर में 35 रुपए के लिए हुए झगड़े में एक महिला ने अपने शराबी पति की चाकू मारकर हत्या कर दी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट के दौरान एक शख्स को गोली मार दी। बेखौफ बदमाशों ने गन दिखाकर पैसे लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर अपराधियों ने बेटे पर गोली चला दी। महाराष्ट्र के बोईसर में एक नाले में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने शव की खबर पुलिस को दी। बिहार के लखीसराय में ट्रेन में डकैती से सनसनी फैल गई। लूट का विरोध करने पर 2 यात्रियों की हत्या कर दी गई। लखीसराय की मोकामा की रेल लाइन के बीच रात में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के शामली में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। दिल्ली के मंडावले में एक 2 साल का मासूम खेलते खेलते घर की पहली मंजिल से नीचे गिर पड़ा। गंभीर हालत में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। लखनऊ पुलिस ने 2 इनामी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर ही 5-5 हजार रुपए का इनाम था। अमृतसर में पुलिस ने लुटेरों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने अंबाला में द होम स्टोर नाम के फर्नीचर शोरूम का उद्घाटन किया। शोरूम के मालिक ने उनका जोरदार स्वागत किया। गुजरात के छोटा उदयपुर इलाके में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। उसी कुएं में एक सांप भी मौजूद था। लोगों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को बाहर निकाला। मथुरा में ब्रज के द्वारकाधीश मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में जन्माष्टमी के मौके पर मंगल आरती का आयोजन किया गया।